चलिए, ठंडा वाला गुड मॉर्निंग भैया। आ, देखो ये जो कम हो रहा है ना, ऐसा 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 कम हो रहा है ना, ये नॉर्मल है एकदम। ऊपर से ठंडा का मौसम है, सुबह मैं उससे वही बात कर रहा था, तालीन से वही बात कर रहा था कि सुबह है, वैसे ही ठंडा है। ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों का बैच पहला है, अगर आप लोग पहले पढ़ रहे हो तो ये पहला देख रहे हो कि पहले आते थे बहुत, अभी बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, ये मैंने तो बहुत बैच पढ़ा है तो इसलिए मुझे तो आइडिया होता है। एक बैच स्टार्ट हुआ था 136 से, यहाँ पर नहीं, मैं जहाँ पर पहले पढ़ाता था वहाँ पर 136 से बैच स्टार्ट हुआ था। 3 मंथ का कोर्स था। 136 पूरा भर्ती होता था, मतलब आवाज तुम जोर से चिल्लाना पड़ेगा तब पीछे जाएगा। ठीक है, जब 3 मंथ्स खत्म होने वाले थे, 3 मंथ्स 10 दिन लगा था, ऐसा कुछ लगा था। तो 3 मंथ्स जब खत्म होने वाले थे, लास्ट दिन एसएससी का बैच था। सो लास्ट दिन मुझे जीएस पढ़ाने जाना था, फिजिक्स ही लास्ट पढ़ाने जाना था। लास्ट दिन आए थे 3। ठीक है, पूरे 3 लोग आए थे लास्ट दिन। सामने बेंच पे एक बैठा था, बीच में एक बैठा था, एकदम लास्ट में एक बैठा था। ऐसे 3 बैठे थे। तो एकदम नॉर्मल है कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट ग्रेविटेशन कल का जो थोड़ा सा बाकी है तो उस पे आते हैं। कल हमने वो बड़ा जी तक देखा था। आज हम देखेंगे आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं छोटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है आपका स्मॉल जी। ठीक है, कल हमने देखा था दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9 सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो बड़ा वाला था, बड़ा वाला जी। आज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो स्मॉल जी होता है। ठीक है, तो इसका मान पहले क्या होता है, इसका मान होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो चीज है ये आपके बुक में भी दी गई है, आप कहीं पर भी पढ़ो तो ये तो है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन असली में चीज क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये जो चीज हम बोल रहे हैं, ये चीज असली में होती क्या है? सिंपल भाषा में क्या है, सिंपल भाषा में कि कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी, कोई भी चीज है, उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। कितनी स्पीड से खींच रही है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से खींच रही है। ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब यहां पर एक चीज है कि 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या सब जगह पर, पूरे वर्ल्ड में सब जगह पर इक्वल है? नहीं, ये एवरेज है। आप इक्वेटर के पास आओगे आपको थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप पोल के पास जाओगे, जो पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो उसमें बढ़ के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ये एवरेज होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सिंपल सा मतलब है अर्थ कोई भी चीज को कितनी स्पीड से अपनी तरफ खींच रही है। अब मजेदार बात है कि 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो नॉर्मल सेकेंड में कितना होता है, जो आप लोग समझ पाओ, हम लोग समझ पाए। ठीक है, नॉर्मल सेकेंड में कितना होता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो नॉर्मल सेकेंड में 4905 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होता है। इतना स्पीड होता है। आसान भाषा में 5 फुट के आसपास, 5 मीटर के आसपास। ठीक है, 5 मीटर, ये जो है 5 मीटर के आसपास है। तो 5 मीटर कितना फुट होता है? आइडिया एनीवन? 5 मीटर में कितना फुट होता है? आइडिया कुछ? 5 मीटर में कितना फुट होता है? जी, उन नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होगा, दैट इज 16 फुट के आसपास होता है। ठीक है, इसको मैं आराम से क्यों आसान भाषा में और भी क्यों बोलता रहा हूं, मान लो 16 फीट के आसपास है। 16 फीट का मतलब क्या होता है? ये जो फ्लोर है ये 10 फुट का है, इसके ऊपर और जाएगा 6 फुट। मतलब देर फ्लोर आपका, कोई भी चीज देर फ्लोर 1 सेकंड में नीचे आएगी। दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देर फ्लोर लगेगा सिर्फ 1 सेकंड। अब यहां पर एक चीज ये है, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अब मेरा फिर से फेवरेट टॉवल हम ले लेते हैं। ठीक है, टॉवल गंदा है बट कुछ नहीं, आज आपको नहीं बुलाएंगे, डोंट वरी।
तो अगर मान लो कि ये टॉवल को मैंने ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, पकड़ेंगे नहीं, ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, तो अगर ये बात सही है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बात सही है, तो ये 1 सेकंड में 16 फुट नीचे आनी चाहिए। अगर मैंने ऐसे फेंका तो ये 16 फुट नीचे आनी चाहिए 1 सेकंड में। 1 सेकंड में आई, 1 सेकंड में आई, गिन लो कोई बात नहीं, उधर सेकंड के हिसाब से गिन लो, कोई बात नहीं है। सेकंड कैसे होता है पता है? 1 हो गया, बात खत्म। 1, अगर हम ऐसे भी गिने 1 अटक गया था। ठीक है, तो सिंपल से भाषा में इधर ये 1 सेकंड में नहीं आ रही, लेकिन एज पर द ग्रेविटेशन रूल इधर आनी चाहिए। ये आ क्यों नहीं रही है 1 सेकंड में? आ क्यों नहीं रही है? किसका? एकदम। तो यहां पर 1 सेकंड में आ क्यों नहीं रही है? बिकॉज यहां पर आपका एयर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यहां पर आपको जो हवा होती है, हवा उसको रेजिस्ट कर रही है। जितना भारी होगा उसको हवा कम रेजिस्ट करेगी, जितना हल्का होगा उसको ज्यादा रेजिस्ट करेगी। जैसे अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग कोई वॉलंटियर होना चाहता है तो आइए, हम आपको ऐसे उठाकर इधर से फेंक छोड़ देंगे, देखिएगा उससे स्पीड में आप आओगे, नीचे आओगे। तो यहां पर हवा का रेजिस्टेंस होता है। अब मान लीजिए कि यहां पर हमने, मान लीजिए हवा को यहां पर हमने कोई भी हवा का रेजिस्टेंस नहीं रखा, मींस हवा हमने सारा कुछ ले लिया। आसान भाषा में, अगर हमने कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं रखा, कहां पर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है? एकदम, बहुत बढ़िया। तो वैक्यूम में। अब वैक्यूम में क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तब क्या होगा? तब कोई भी सामान है, कोई भी बॉडी है, कोई भी चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ जो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से ही नीचे आएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। बस आपको ये वाला जानना है कि जहां पर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता वैक्यूम में होता है फ्री फॉल। अब ये जो फ्री फॉल होता है, इसका सिंपल सा मतलब ये भी जान लो कि अगर मान लो 20 किलो का एक वेट है, 20 किलो क्या, आप मान लो आपका जितना भी वेट है, आप और एक फेदर वैक्यूम के अंदर हमने अगर छोड़ा, ऐसे एक फेदर और आपको अच्छे छोड़ा, तो आप दोनों सेम टाइम में नीचे आओगे। नॉर्मल जगह पर जहां पर हवा है तो वहां पर आप नीचे जल्दी आओगे, ये जो कपड़ा है वो बाद में नीचे आएगा। लेकिन वैक्यूम में दोनों ही सेम टाइम में नीचे आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ खींचा जा रहा है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। तो आप दोनों ही सड़क करके नीचे आओगे। ठीक है, तो अगर आपसे अभी पूछा जाए कि अगर लोहे का बॉल और जो फेदर है वो सेम टाइम पे नीचे क्यों आता है? बिकॉज देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। इसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, तो पहला चीज तो ये हुआ फ्री फॉल। दूसरी चीज होती है इसके बाद ग्रेविटेशन से, दूसरी चीज होती है केस ऑफ वेट। वेट, अब वेट असली में होता क्या है? वेट होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, मास के ऊपर जब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अप्लाई होगा तब उसे हम बोलते हैं वेट। ये मास के ऊपर जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, एक्सीलरेशन अप्लाई होता है। अब यहां पर आपको क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? क्वेश्चन हमको यहां से पूछा जाएगा लिफ्ट के केस में। हमको नॉर्मली यहां से क्वेश्चन आता है लिफ्ट के केस में। ठीक है, लिफ्ट के केस में क्या है कि मान लो ये ग्राउंड है और ग्राउंड से आप ऐसे लिफ्ट ऊपर लेके जा रहे हो। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है। तो ग्राउंड में आपका मान लेते हैं आपका वजन, मैम आपको वजन कितना? नहीं उसको पूछो, सब नहीं बोला। 48, आप 58? अच्छा, 48 और 58 का एवरेज कितना होता है? जल्दी बताओ। 54? 48 और 58 में कितना होता है? 10 का
तो एवरेज अगर 10 को डिवाइड बाई 2 करो तो कितना होगा? 5 किलो। तो 48 से 5 किलो कितना होता है? वाह, तो एवरेज होगा 53 किलो। देख लो, हिसाब करके देख लो, ठीक है। तो मान लीजिए 53 किलो का कोई पर्सन है, ठीक है। आई हैव मैथ में क्या फाड़ दे रहे हो तुम लोग, ठीक है। चलो, तो 53 किलो है, तो 53 किलो अगर आप ऊपर लेके जा रहे हो तो इसका वजन बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? हम फोर्थ फ्लोर पे मान लेते हैं, तो फोर्थ फ्लोर पे हमने उसको पकड़ा, तो इसका वजन बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा? यही क्वेश्चन आता है कि अगर लिफ्ट स्टेडिली ऊपर जा रही है तो उसका वजन स्टेडिली इंक्रीज होगा, स्टेडिली डिक्रीज होगा या सेम रहेगा? ऐसा ही क्वेश्चन आता है पीएससीपी में, इससे ज्यादा टफ नहीं आता। देखो 3 ही ऑप्शन है, ठीक है, अक्कर बकर और बॉम्बे, वो है भाई, है नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, ये इस चीज को मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक चीज इमेजिन करवाते हैं जिससे आप समझ पाओ और हर केस में इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब मैं पढ़ता था तो मैं ऐसे ही समझता था खुद को। अच्छा, आप लोगों में से ऐसा कोई है जिसने बचपन में कभी मार नहीं खाया, मम्मी पापा ने पीटा नहीं? एनीवन? मार नहीं खाया, अच्छा बच्चा था, एक दो होगा। अच्छा, कौन कौन है जिसको बचपन में बहुत कूटा गया और कुत्ते की तरह मारा गया है? मैं भी। अरे कोई ऐसी बात है, वो कुत्ते की तरह भी मारता है, ठीक है? बहुत पीटा गया, मुझे भी बहुत पीटा गया, ठीक है। इवन मेरी मम्मी हाथ तो यूज नहीं करती थी क्योंकि उन्हें हाथों में लगता था, इतना बड़ा डंडा होता था उनके पास, क्या पीटती थी, और मुझसे ज्यादा मेरे बड़े भाई को पीटती थी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पीटती थी या फिर ऐसा सिनेरियो क्यों बोल रहा हूँ? एक सिनेरियो जस्ट इमेजिन करो कि आपने घर पे हो, ठीक है, बच्चे हो, छोटे हो, घर पे हो, और आपने अपने मम्मी का सबसे फेवरेट जो कप है या बोल है वो तोड़ दिया, तोड़ दिया। मम्मी किचन में थी, हमने तोड़ दिया, मम्मी आई और जहां पर आपने तोड़ा है आप वहीं पर ही चुपचाप खड़े हो गए। मम्मी आई, आपको पकड़ा, पीटा, ओके, पहला केस। दूसरा केस क्या है कि आपने वो ही बोल तोड़ दिया, मम्मी किचन से आई और आप भागने लगे, ठीक है, मम्मी से दूर भाग रहे हो, मम्मी भी आपके पीछे पीछे भाग रही है, आप पूरा जो आपका बस्ती है, एरिया है, पूरा आप घुमा घुमा देते हो, मम्मी भी आपके पीछे दौड़ती है और उसके बाद पकड़ती है मम्मी और आपको पीटती है। कौन से केस में मार ज्यादा पड़ेगी, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? सेकंड केस में, क्योंकि आप जितना मम्मी से दूर भागोगे उतना ही मार पड़ेगी, है ना? बढ़िया, सेकंड केस में सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। सेम चीज फिजिक्स में अप्लाई होता है, एकदम सेम चीज। जैसे हमारी ग्राउंड हमारी माँ है, सुना है आपने, माटी हमारी माँ है, सुना है? बढ़िया, तो ये मम्मी है, आप जितना मम्मी के पास रहोगे फोर्स उतना ही कम होगा, जितना आप ग्राउंड के पास रहोगे फोर्स उतना ही कम अप्लाई होगा। जितना आप ग्राउंड के ऊपर जाओगे, जितना ग्राउंड से दूर जाओगे, फोर्स क्या होगा? फोर्स इंक्रीज होता रहेगा, फोर्स इंक्रीज होता रहेगा। फोर्स इंक्रीज होगा तो यहां पर बहुत सारा फॉर्मूला है, उसमें नहीं जा रहे, एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं। जितना फोर्स इंक्रीज होगा आपका वेट भी उतना ही इंक्रीज होगा, सिंपल सा भाषा में। जितना आप ग्राउंड से दूर जाओगे क्या होगा? फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा मींस वेट भी इंक्रीज होगा। जितना आप ग्राउंड के पास रहोगे वेट आपका कम होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिफ्ट के केस में अगर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इस 53 से इसका वेट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, एकदम सही। और अगर लिफ्ट से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका वेट कम होगा। आप कभी कभी देखिएगा कि जब आप नीचे की तरफ आओगे ना तो आपको थोड़ा सा हल्का फील होगा। ये नॉर्मली मेरी गो राउंड में भी होता है, जैसे ऐसे घूम के जब ये नीचे की तरफ आता है तो ऐसे लगता है कि कुछ नहीं है बॉडी में, ठीक है, हल्का हो गया, दैट इज नोन एज वेटलेसनेस, उसको बोलते हैं वेटलेसनेस, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा, लिफ्ट ऊपर जाएगा तो वेट बढ़ेगा, वेट नीचे आएगा तो वेट घटेगा। कॉन्सेप्ट यही है कि जितना आप ग्राउंड से दूर जाओगे,
वेट बढ़ेगा, फोर्स ज्यादा होगा। जितना आप ग्राउंड के पास रहोगे फोर्स कम होगा। ये चीज आपको ये चीज नहीं पूछा जाएगा। एक डेप्थ का क्वेश्चन आता है, तो डेप्थ के क्वेश्चन में भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगता है। डेप्थ का क्वेश्चन, जैसे मान लो आप यहां पर एक पानी है, ठीक है, पानी है और एक पर्सन खड़ा है यहां इधर, और ये पानी में कूदता है, ऐसे दौड़ के आके पानी में कूदता है, पानी में कूदता है, और एक समय वो ऐसे नीचे की तरफ चला जाता है डुबकी मार के। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। थोड़ा सा इधर लाता हूं इसको। ये ए है, बी है, सी है। तो कौन से केस में वेट सबसे कम होगा? वेट सबसे कम होगा ए, बी या सी, कौन से वेट में सबसे कम होगा? सी, बी, बढ़िया। और कोई इधर से? नहीं, सही आंसर भी हो सकता है, तो उसमें पूछ रहा हूं सबको, कौन से केस में वेट सबसे कम होगा? अरे आप ही मान लो नदी में नहाए हो ना कभी ना कभी, हाँ, तो सब सोचो ग्राउंड में खड़े हो, भाग के जाके आप नदी में कूद गए, कूदने से पहले वेट, कूदने के बाद आप जब नीचे की तरफ जाओगे तब वेट, सबसे वेट कम किस में होगा? बी। तो याद रखिएगा सबसे वेट कम होगा, जस्ट ऐसे ही कॉन्सेप्ट की तरह याद रखो, सबसे यहां पर सबसे वेट कम कहां पर होगा? यहां पर, ए में। अब बोलोगे सर पानी में तो हम डूबते हैं तो हमारा वेट कम हो जाता है, हम ऊपर की तरफ आते जाते हैं, होता है ना पानी में, वो तुम्हारा वेट कम नहीं होता, वहां पर एक फॉर्मूला लगता है, दैट इज नोन एज आर्किमिडीज लॉ। नीचे से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको बोलते हैं बुएंसी या बुएन फोर्स, तुम्हारा वेट कम नहीं हुआ उधर, तुम पानी में डूबे, जितना पानी तुमने डिस्प्लेस किया है उतना ही पानी नीचे से आपको फोर्स दे रहा है, दैट इज नोन एज बुएंसी। इसलिए हमको लगता है कि पानी में हम हल्के हैं, इसका मतलब असली में हल्के हैं नहीं, सॉरी, असली में हल्के हैं नहीं। तो कॉन्सेप्ट सेम है, जितना आप ग्राउंड के पास रहोगे उतना आपका वेट कम होगा। जो बी बोल रहे हैं ना, बी याद रखिएगा, बी सबसे ज्यादा वेट होगा क्योंकि ये ग्राउंड से सबसे दूर है, और जितना आपका डेप्थ इंक्रीज होता जाएगा, जितना डेप्थ बढ़ेगा, आप ग्राउंड के पास आ रहे हो, डेप्थ बढ़ रहा है कि मतलब ग्राउंड के पास आ रहे हो, उतना ही आपका वेट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाएगा। जितना आप दूर रहोगे वेट बढ़ेगा, जितना ग्राउंड के पास आओगे उतना ही वेट कम होगा। वही मम्मी वाला केस है, सिंपल सा मम्मी वाला केस है, ठीक है। तो आपका ये दो चीजें हैं, जस्ट ये दो चीजें ही आपको याद रखनी होती है, लिफ्ट और नॉर्मल डेप्थ में उतना तो क्वेश्चन आता नहीं है। अच्छा, एक और लास्ट चीज यहां से बोल दूं, दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। एक और चीज होती है दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी हमारी जो अर्थ की होती है, हमारी अर्थ की होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। हमारी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? हमारी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी को हम अर्थ में 11.2 किलोमीटर, मीटर नहीं, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव करवाएं, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड उसको पकड़ के नहीं रख सकता। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की अगर स्पीड उसके पास अचीव है तो उसको अर्थ को ग्रेविटेशनल फील्ड पकड़ के नहीं रख सकता, वो बाहर चला जाता है। इसे हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जितने भी रॉकेट्स होते हैं, बूस्टर्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं ना, जो अर्थ से बाहर जाते हैं, उनमें ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड वहां पर अचीव करवाई जाती है बूस्टर से। नॉर्मली ऐसी कोई भी चीज नॉर्मली नहीं बनती है जिसका इतना स्पीड होगा। अर्थ में ऐसी कोई चीज नहीं है, इसलिए अर्थ में वो पकड़े हुए हैं। अगर स्पीड ज्यादा हुआ तो वो निकल जाएगा। कितना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब सबका अलग अलग होता है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। जैसे हमारा जितना होता है चांद में
1/6 होता है। जैसे आपको पता होगा ना, ये पता होना चाहिए, पता तो होगा ही शायद, हमारा जो वेट होता है, हमारा जो वेट होता है, अगर आप मून में जाओ, मून में 1/6 होता है, पता है, मून में 1/6 होता है। तो मान लीजिए उनका 48 केजी वेट है, तो मून में उनका वेट कितना होगा जी, उनका मून में वेट होगा 8 केजी ओनली। इसलिए वो मून में ऐसे फुदक्की मार सकती हैं, ऐसे कूद सकती हैं, फुदक्की फुदक्की मार के जा सकती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वैसे कूदते कूदते जाते हैं, रीजन वही है, वो वहां पर चल नहीं सकते, इतना वेट हल्का होता है, तो ग्रेविटेशन बहुत कम है, आप उसे ऊपर उड़ के जा सकते हो। तो मून में हमेशा 1/6 होता है, या याद रखिएगा, अगर इन अर्थ में 6 किलो है तो मून में 1 किलो होगा, 1/6 होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक सी चीज थी आपका ग्रेविटेशन से। अच्छा, ग्रेविटेशन से कोई सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट है, कंफ्यूजन है तो प्लीज। हाँ, कहां पर? देखो, ये हमारा अर्थ है ना, अर्थ का सेंटर कहां पर है? यहां पर। तो क्या होता है कि अर्थ का सेंटर यहाँ पर है, तो यह जो इक्वेटर का डिस्टेंस है, सेंटर से इक्वेटर का जो डिस्टेंस है वो रिलेटिवली कम है, रिलेटिवली कम है, रिलेटिवली कम है मीन्स जो जहां से मेन ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं बोल दूं अर्थ के, अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के एकदम बीच में, एकदम कोर में कितना ग्रेविटेशनल पावर है, एकदम कोर में, बीच में, तो याद रखिएगा 0। एकदम बीच या कोर में, एकदम जो पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, तो उसमें ग्रेविटेशन जो पावर होती है वो होती है 0। उसके बाद से ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जैसे लैटिट्यूड में ये जो इक्वेटर है ये उसके पास है, ग्रेविटेशन जो कोर होता है उसके पास है, तो इसी वजह से क्या होता है कि पास है तो फोर्स कम लगेगा, तो इस फोर्स कम लगेगा तो इसलिए वेट थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन आप जितना दूर जाओगे, पोल की तरफ जितना जाओगे, ये जो पोल है, पोल में बहुत दूर है, तो फोर्स भी ज्यादा अप्लाई होता है, फोर्स भी ज्यादा अप्लाई होगा तो वहां पर वेट भी इंक्रीज होगा। और अगर फोर्स अप्लाई ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो उसको जोर से खींच रहा है, तो यहाँ पर आपका जो ग्रेविटेशन, जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लैटिट्यूड के बेसिस पे ऐसे होता है अलग अलग। ठीक है, तो यहां पर अगर किसी को सवाल है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो प्लीज। तो फर्स्ट चीज आज फ्री फॉल क्या होता है, दूसरी चीज आपका वेट के केस में, वेट का केस, लिफ्ट का केस, एंड जो चांद वाला केस है वो चीज याद रखिएगा, 1/6 होता है। चांद वाला बहुत इजी है, वही पूछता है नॉर्मल। ठीक है, चांद वाला केस भी याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। मतलब ठीक है, ठंडा है मान लेते हैं भाई, लेकिन इतना जम कैसे जाओगे तुम? नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे जो चैप्टर आता है, आएगा, दैट इज नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मैटर्स के केस हैं सभी मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। लाइक सॉलिड तो हम देखेंगे ही, सॉलिड तो हम देखेंगे ही, उसको छोड़कर आपका जो गैस वाला पोर्शन है या फिर लिक्विड वाला पोर्शन है उनको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। चलो, मेरे पास तो ये एक चीज अच्छी, ये अच्छी बात है कि मैं आता हूँ कि इधर रह के खड़ा होता हूँ, बोलता बोलता रहता हूँ, इधर चलता रहता हूँ, तो इसी वजह से क्या होता है ना, ज्यादा लोड नहीं होता, नींद नहीं आता। तुम लोग आके एक ही जगह पे बैठते हो, ऊपर से नींद लेके ही आए हो, बस्ते में कहते हैं, नींद लेके ही आए हो, तो कुछ देर के बाद अगर कोई इधर खड़ा होता है ना,
इधर से देखने का जो नजारा होता है ना, नजारा बहुत अच्छा होता है। ऐसे क्या मुंडी हिलता है। नहीं, एकदम कॉमन चीज है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा एक बात बताइए, तो आप लोगों का फिजिक्स के बाद जो ऑनलाइन में बोल रहा हूँ कि जेई का जो फिजिक्स के बाद है, ऑनलाइन में जो पढ़ रहे थे फर्स्ट से, तो फिजिक्स के बाद आप लोगों का खत्म हो जाएगा और आप लोगों का पॉलिटी बचा हुआ है। फिजिक्स के बाद मैं पॉलिटी करवाऊंगा। ठीक है। तो अभी तक जितना आपने पढ़ा है, नॉट पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है, वो क्या आपने घर में पढ़ा है? क्योंकि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी दिया था बायोलॉजी का, ज्योग्राफी का, जिन्होंने जिन्होंने भेजा था, बढ़िया एकदम सब क्वेश्चन उसका राइट है। ठीक है, एक भी गलती नहीं है। मैंने खोल के देख रहा था, क्या मस्त आंसर दिया है, सब राइट है, सब राइट है। नॉर्मली वहां पर 150 क्वेश्चन थे, और 150 क्वेश्चन में 150, इंग्लिश में बोलो कूल लगेगा। ठीक है, 150 क्वेश्चंस है। तो 150 क्वेश्चंस के जो लास्ट की तरफ क्वेश्चंस है ना, वो हालत खराब कर देगा ऐसा क्वेश्चन है। लेकिन सबका राइट है, जिन्होंने इन्हें भेजा है, सबका राइट है। तो एक सिर्फ आप नहीं, एक शाम वाला जो बैच है, तो शाम वाला बैच में एक स्टूडेंट ने भेजा है। अब शाम वाला बैच छोटा है, जैसे आप लोगों का बैच बहुत बड़ा है ना, शाम वाला बैच बहुत छोटा है। छोटा मीन्स 25 के आसपास स्टूडेंट है। तो उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर भेजा है, जो क्वेश्चन पेपर मैंने दिया था, वो क्वेश्चन पेपर भेजा है, सब सही है उनका। सबने ही कम से कम भेज दिया है, 20 लोगों ने तो भेजा था, सबका सबका सही है, एक भी गलती नहीं है। तो मैंने एक को गलती से लिख दिया कि ये तुमने ही किया है या एआई से ही किया है। तो उसने कहा सर मैंने खुद के एआई से ही किया है। उसने खुद से नहीं किया है, खुद के एआई से, मतलब उन्होंने एआई में वो पीडीएफ डाला है, वहां से आंसर दिया है, वो आंसर को स्क्रीनशॉट मारा है, उसने फिर से मुझे भेजा है। तो उसने खुद से ही मेहनत किया है एआई की मदद से। ठीक है, गूगल की मदद से उन्हें खुद से ही मेहनत किया है। तो आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, जो पढ़ाया गया है पढ़ा है, घर में पढ़ा है? एक दो, उन्होंने, बहुत बढ़िया, ऑनेस्टी बहुत अच्छी है। बाकी देखो, ऑनेस्टी होनी चाहिए कि पढ़ा नहीं है, काम था, ये ऑनेस्टी होनी चाहिए। हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है इतने दिनों में भी, तो हाँ, ऑनेस्टी के साथ थोड़ी सी बेशर्मी भी है। थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी है, बट ऑनेस्टी तो अच्छी है। चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो पहले हम देखेंगे सॉलिड, उसके बाद हम देखेंगे गैस, उसके बाद देखेंगे लिक्विड, ऐसे जाएंगे। ठीक है। तो सॉलिड में सबसे पहला जो मैटर, जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है फोर्स। ठीक है, पहला चीज आता है आपका फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुश और पुल एक्शन। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुश और पुल एक्शन। तो अगर आप कोई भी चीज पे पुश कर रहे हो या फिर उसको पुल कर रहे हो, तो उसमें हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, पुश या पुल होता है, दैट इज नोन एज फोर्स। अच्छा, पीडीएफ नहीं मिला, मैं देख लेता हूं एक बार। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, पीडीएफ नहीं मिला तो। हाँ हाँ, ऑब्वियसली पूरा ही सिलेबस खत्म कर दूंगा, ऐसा थोड़ी के। जो हाँ हाँ, पूरा ही आपका जो जितना भी फिजिक्स का एकदम स्टार्टिंग में हुआ था, जो जिनका जिनका है, अच्छी बात है। अगर जिनके जिनका नहीं हुआ है, जिनके जिनका नहीं है, तो वो वाला। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं मिला आपको? दो ऑब्जेक्टिव तो मैंने भेजे हुए हैं, जेई के ग्रुप में भी भेजे हुए हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। डॉक फाइल है जियोग्राफी एंड बायोलॉजी का। बाकी जो ऑब्जेक्टिव है, मैं आजकल के अंदर सबको भेजूंगा। ठीक है, खत्म करके सबको भेजूंगा, पूरा सिलेबस ही करके दूंगा, डोंट वरी। चलिए, तो फोर्स की क्या होता है? फोर्स इज अ पुश और पुल एक्शन। ओके। अच्छा, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? हाँ, एकदम। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन।
ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अब सॉरी न्यूटन बोल रहा हूँ, न्यूटन, ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है आपका न्यूटन। अच्छा देखो, सिंपल सा ये जो न्यूटन है, तो न्यूटन में ऐसे ही आपको बता सकता हूँ, ऐसे ही बता सकता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं फील करवाता हूँ जिससे आप समझ पाओ। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए फोर्स क्या है, आप लोगों ने थप्पड़ तो खाया ही होगा लाइफ में, है ना, मारा है किसी को कभी? नहीं ये वाला नहीं, अच्छा वाला, चिपकने वाला मारा होगा। अगर मारा है तो ये वाला भी चलेगा भी, ठीक है, अभी ये वाला भी चलेगा, अगर नहीं मारा है तो। सिंपल सी बात ये है, मैं आपको जस्ट फोर्स का नॉर्मली क्या होता है आप लोगों को समझाने के लिए, अगर मान लो आपने थप्पड़ मारा है तो आपका हाथ उसके गालों पे चिपका, तो आपका हाथ, ये जो आपने हाथ लगाया है, ये है क्या चीज? मास, वेट या मास। अब मास को हम किस में लेते हैं, यूनिट क्या है मास का? कल ही बताया ना, मास का यूनिट क्या है? केजी, है ना। और ये जो लगा, लग के क्या हुआ, इस जगह पर लगा है, इस जगह पर लगा है, और लग के क्या हुआ, ऐसे हाथ निकल गया। तो ये जगह पर लगा है, कितने टाइम के लिए लगा है? तो मास जब ऐसे चिपकेगा, तो ये जो हाथ आ रहा है, तो दिस इज नोन एज एक्सिलरेशन हो रहा है ना। तो मास एक्सिलरेशन के साथ जब चिपकेगा तब होता है फोर्स, मास विथ एक्सिलरेशन। जैसे मान लीजिए अगर आपने हाथ किसी के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, तो ये फोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे, फोर्स क्या हो रहा है, जब आप हाथ को एक्सिलरेट करोगे, दैट इज नोन एज फोर्स। तो मास, मास जब आप एक्सिलरेट कर रहे हो, एक्सिलरेशन क्या होता है, इनटू मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो ये इनटू होता है, तो इसलिए केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ये होता है न्यूटन। मास जब आप दे रहे हो विथ एक्सिलरेशन, दैट इज नोन एज केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। आपको सिर्फ ये याद रखना है, मैं बता रहा हूं कि आता कहां से। अच्छा, तो जो फोर्स होता है, तो फोर्स को हम नॉर्मली दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है आपका डिस्टेंस फोर्स। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है डिस्टेंस फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जहां पर सिंपल सा भाषा में कि आपको फोर्स देने के लिए उससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ऐसे टच करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। डिस्टेंस फोर्स क्या होता है, डिस्टेंस फोर्स मतलब होता है कि कोई भी चीज, ये जो डिस्टेंस फोर्स होता है, ये आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, बट आपके ऊपर इफेक्ट डाल रही है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, बट वो इफेक्ट तो डाल रही है ना। तो कांटेक्ट फोर्स का सबसे ज्यादा यूज होता है कांटेक्ट फोर्स, और एक होता है आपका डिस्टेंस फोर्स। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं मेंशन कर दूं, अगर मान लो कोई भी चीज रोटेशन मोशन में है, कोई भी चीज घूम रही है, ठीक है, कोई भी चीज घूम रही है, तो घूमने में क्या होता है, घूमने में दो अलग तरीके का फोर्स अप्लाई होता है। घूमने में अलग तरीके का फोर्स अप्लाई होता है। एक होता है आपका सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल जो आपके टूवर्ड्स सेंटर होता है, ठीक है, टूवर्ड्स सेंटर। और एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल ये क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जब रोटेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो वहां पर दो टाइप का फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। एक चीज आपको सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है बता देता हूं, जो आपके लाइफ में अप्लाई हो। अच्छा, आपके पास ऐसा कोई शैम्पू या फिर मान लो केचप या फिर बॉडी वॉश है जिसका एकदम खत्म की तरफ आ चुका है, एकदम नीचे की तरफ खत्म की तरफ आ चुका है ना, सबका पास है, बढ़िया। तो आप ऐसे उल्टा करके पकड़ के ऐसे रखो, वो प्रेशर दो, वो निकलेगा कि कब निकलेगा ये तो आइडिया नहीं है। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं, उसका जो निप है, जो मुंह है ना, मुंह को ऊपर की तरफ रखना, हाथ को ऐसे लेना, ऐसे पकड़ना, पकड़ के ऐसे घुमाना, ऐसे हाथ को ऐसे घुमाना, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 5-6 बार ऐसे घुमाना। घुमाते ही देखिएगा पूरा का पूरा जो सामान है
वो इधर आ जाएगा, आपके निप पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप चीजों को ऐसे घुमाओगे ना, घुमाने से क्या होगा, इसके बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल। तो ये जो चीजें हैं ये पूरा का पूरा आपके यहां पर आ जाएंगी, जो मैं यूज करता हूं। ठीक है, अभी ठंड में तुम नहा रहे हो, ठंड में उतना टाइम नहीं है कि ऐसे पकड़ के बैठे रहो, तो ये चीज कर सकते हो आप। या फिर आपके लाइफ में जो होता है वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आपके हाथ से कोका कोला या फिर स्प्राइट ये सब गिर गया, ठीक है, गिर गया, तो गिरने से क्या होगा ना, उसके अंदर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बबल्स फॉर्म हो जाता है, खोलोगे फटेगा। तो हम उसे रख देते हैं कि बाद में देखेंगे, जब आहिस्ते आहिस्ते कम होगा देखेंगे। उससे बेहतर एक काम कर सकते हो, जैसे आप हुआ बबल्स फॉर्म हो गए या कुछ भी हुआ, गिर गया, शेक हो गया, कुछ भी हुआ, उसको कैन को पकड़ना और कैन को थोड़ा सा ऐसे घुमाना, कैन को घुमाना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे घुमाना, घुमाने के बाद खोलना, आपका कभी नहीं फटेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो जो बबल्स होते हैं ना उसको डिस्प्लेस कर देते हैं कैन के साइड की तरफ। तो अगर आप खोलोगे भी कुछ नहीं होगा। मशीन को घुमाने से तो वही सेम ही चीज होगा, कुछ नहीं होगा, सेम ही चीज घूमता रहेगा वो। खोलोगे तो कुछ नहीं होगा, वो घूमता रहे, अंदर पानी घूमता रहेगा, नॉर्मल है। ठीक है, तो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जान लो, एक और चीज जान लो। अगर कोई फोर्स हम दे रहे हैं, अगर कोई फोर्स दे रहे हैं जिसकी वजह से रोटेशन हो रहा है, अगर कोई फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से रोटेशन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से रोटेशन हो रहा है, देन दैट फोर्स वुड बी कॉल्ड एज टॉर्क, दैट फोर्स वुड बी कॉल्ड एज टॉर्क। तो कोई भी चीज है, कोई भी फोर्स है जिसकी वजह से रोटेशन हो रहा है, तो दैट इज नोन एज टॉर्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है गाड़ी। अगर आपने गाड़ी को ऐसे ऑन किया तो गाड़ी के अंदर इंजन क्या होता है, उसके अंदर पिस्टन्स होते हैं। तो पिस्टन्स जब ऐसे काम करते हैं, काम करने से क्या होता है, गियर जो होता है ना, गियर, गियर घूमता है, और गियर घूमता है इसी वजह से हमारा जो व्हील होता है, चक्का होता है, वो भी घूमता है। तो ये जो गियर घूमता है, तो गियर गियर घूम रहा है, फोर्स कहां से आ रहा है, पिस्टन से। तो ये जो पिस्टन का जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, एकदम आसान भाषा में। ये तो फिजिक्स का एग्जांपल है। अगर आपकी जिंदगी का एग्जांपल है, मान लीजिए आपको कभी किसी ने बोला कि एक थप्पड़ मार के दुनिया घुमा दूंगा तुम्हारी, तो अगर आपको सच में थप्पड़ लग के आपकी पूरी दुनिया घूम गई, तो वो जो थप्पड़ का उसने मारा है, तो उसने फोर्स अप्लाई नहीं किया है, उसने क्या है, टॉर्क। ठीक है, कोई भी चीज होने से जब चीजें रोटेशन होती हैं, दैट इज नोन एज टॉर्क। तो ये होता है पहला फोर्स का केस। ठीक है, अच्छा, हो गया सबका? ओके, तो फोर्स के बाद आता है नेक्स्ट चीज, फोर्स के बाद आता है इंपल्स। फोर्स के बाद आता है इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स फोर्स, फोर्स ही है ऑब्वियसली, फोर्स बट इन टाइम इंटरवल। फोर्स इन टाइम इंटरवल, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं बट टाइम इंटरवल में करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई एग्जांपल आप दे सकते हो जो फोर्स हम टाइम इंटरवल में करते हैं। फोर्स जब टाइम इंटरवल में होता है, जो आपने देखा हुआ है, फिजिक्स आपने जो देखा हुआ है वो ही बताइए, बुक वाला भूल जाओ, बुक छोड़ो, आपने जो देखा हुआ है फोर्स टाइम इंटरवल में। नहीं देखा हमने फोर्स टाइम इंटरवल में देते हुए? कोई बात नहीं, आपने लिए ताली बजाइए, बढ़िया। अरे बजाओ बजाओ सब, कोई बात नहीं, बजाओ। एक चीज आप ख्याल करो, जिन्होंने बजाया है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं बजाया तुम खुद के लिए ताली नहीं बजा पा रहे, ओए ताली बजाओ। नहीं, मजाक कर रहा हूं। देखो, फोर्स, हमने हाथ हटाया, फोर्स, हाथ हटाया, फोर्स, ये क्या है? आप फोर्स तो दे रहे हो बट एक टाइम इंटरवल में दे रहे हो, तो दिस इज नोन एज
इम्पल्स। ठीक है, जो हमारा ताली बजाना होता है ना, वो भी इम्पल्स होता है। तो ये जो फोर्स है आप टाइम इंटरवल में दे रहे हो, तो इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। ठीक है, न्यूटन सेकंड। ये जो ताली बजाना होता है, जो आप लोग शर्मा रहे हो बजाने में, मैं बजा रहा हूं तुम लोग शर्मा रहे हो, तो ये जो चीज है, ये चीज क्या है? इम्पल्स है। अब ठीक है, इम्पल्स। जैसे किसी के लाइफ में हुआ है ऐसा, मेरे लाइफ में, मुझे जब मैं पढ़ता था तो ये इम्पल्स पहले पहले मैं दूसरी चीज से याद रखता था। मेरी मम्मी का जो केस है, तो मम्मी क्या होती थी, मैं खाना नहीं खाऊंगा इसलिए मम्मी पीटती थी। फोर्स दिया, मैं रो रहा हूं, खाना खाते समय रो रहा हूं, फिर से पीटती थी, खाना खाते समय रो क्यों रहे हो? चुप हो गया, खाना नहीं, अब दो बार मार पड़ी है तुमको, खाना का इच्छा थोड़ी होगा, तुम खाना नहीं खा रहे हो, फिर से मम्मी पीटती थी कि खाना क्यों नहीं खा रहे हो। उसके बाद तुम रोते रोते खाना खाओगे, फिर से मम्मी पीटेगी कि तुम रोते रोते खाना क्यों खा रहे हो। तो क्या हो रहा है कि फोर्स गिर रहा है, थोड़ा सा वेट, फोर्स गिर रहा है, थोड़ा सा वेट, फोर्स गिर रहा है, थोड़ा सा वेट। तो फोर्स जो है वो टाइम इंटरवल में होता है। तो मेरी मम्मी भी मुझ पे इंपल्स डालती थी, मुझे बड़े होकर पता चला कि हाँ ये इंपल्स मम्मी भी डालती थी। ठीक है, तो दैट इज इंपल्स। अच्छा, नेक्स्ट फोर्स में एक और चीज होती है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। फोर्स में एक और चीज आएगी, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टिंग फोर्स। रेजिस्टिंग फोर्स where another body rolls or slide। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है अगर एक रेजिस्टिंग फोर्स उस बॉडी में अप्लाई होता है जहां पर दूसरी बॉडी रोल कर रही है या फिर स्लाइड जा रही है। ठीक है, तो वहां पर आपका होता है फ्रिक्शन। अब नॉर्मली जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन जो होता है, तो फ्रिक्शन का यूनिट क्या होता है? फ्रिक्शन का यूनिट, फ्रिक्शन का यूनिट, एनीवन? फ्रिक्शन का यूनिट क्या होता है? देखो, फ्रिक्शन असली में है क्या? रेजिस्टिंग फोर्स है ना, फोर्स है, तो इसका भी यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, इसका भी यूनिट होता है न्यूटन। अब जो फ्रिक्शन होती है, तो ये बहुत सारे टाइप में डिवाइडेड होती है। जैसे एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। एक होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। जस्ट सिंगल सिंगल वर्ड में बता देता हूं। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब दो बॉडीज स्टिल है, मूव नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बीच क्या होगा? फ्रिक्शन जनरेट होता है। जैसे आप जहां पर बैठे हो, आप इतने हिल डुल नहीं रहे हो, जो हिल डुल रहा है वो अलग बात है, बाकी आप उतने हिल डुल नहीं रहे हो। लेकिन आप जब बैठ के उठिएगा, आप देखिएगा आप जहां पर बैठे हो वो जगह गर्म हो चुका है। गर्म क्यों हो चुका है? बॉडी हीट की वजह से ओनली? नहीं, वो आपकी बॉडी जो स्टैटिक है और जो बेंच स्टैटिक है, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच भी एक फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। तो दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब दो बॉडी स्टिल है, उनके बीच जो फ्रिक्शन जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, और भी अच्छे से एग्जाम्पल दूं, ये वाला इधर नहीं लगेगा, छोटा पेन होता तो अच्छा होता। जैसे मान लीजिए अगर आप हाथ को ऐसे जोड़ो ना, जोड़ो जोड़ो, इतना तो जोड़ ही सकते हो, ताली नहीं बजाना है, जोड़ो। हाँ, आप एकदम आहिस्ते छोड़ना, एकदम आहिस्ते छोड़ना, एकदम आहिस्ते। अगर आप आहिस्ते छोड़ोगे ना, तो आप देखोगे ये वाला जो एरियाज है उसमें थोड़ा सा ग्लू जैसा इफेक्ट हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि चिपक रहा है। ये वाला जो एरियाज है ऐसे चिपक रहे हैं। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? अगर आप आहिस्ते आहिस्ते छोड़ो तो यहां पर देखिए ग्लू जैसा इफेक्ट हो रहा है। ये ग्लू जैसा इफेक्ट आता कहां से है? चमड़ी की वजह से। पसीना, तुम्हारे हाथ में पसीना है, मेरे हाथ में तो नहीं है, सबके हाथ में तो नहीं होगा।
ये पसीना की वजह से नहीं हो रहा, दिस इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब दोनों बॉडीज ऐसे स्टिल होते हैं ना, तो इनके बीच में भी एक फ्रिक्शन जनरेट होगा, दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आप छोड़ो तो थोड़ा सा ग्लू जैसा इफेक्ट होगा। फर्स्ट। दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही ईजी है, जैसे कोई भी बॉडी है उसके ऊपर से अगर कोई बॉडी रोल कर जाए, जैसे मान लो ये 4th फ्लोर है, और 4th फ्लोर के ऊपर अगर मैं एक बॉल रोल करवा दूं, ऐसे बॉल रोल करवा दूं, तो ये जो बॉल रोल होगा, ऐसे रोल होगा, तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। हमारे साथ होता है, हमारे साथ होता है जैसे अगर आप जाके लेटे बिस्तर पर, तो बिस्तर क्या होता है, बिस्तर इज ठंडा है, अभी बिस्तर तो ठंडा है, आपको करना है गर्म बिस्तर को, नहीं तो आप सो नहीं पाओगे। तो देखिएगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिस्तर में इधर उधर लौटते हैं, इधर से उधर लौटते हैं, उधर से इधर लौटते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि गर्म कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर भी फिजिक्स सेम ही है कि अगर बिस्तर तो स्टैटिक है, और आप उसके ऊपर से इधर जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन होगा। रोलिंग फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन से हमेशा हीट जनरेट होता है, तो आपका जो बिस्तर है वो गर्म हो जाएगा। जो आपके साथ होता है सेम चीज, फिजिक्स ही है, बट हम सोचते नहीं है ऐसा, बस जो आप नॉर्मल सोचते हो ना वैसे ही है, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, नॉर्मली काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है जब दो बॉडीज साइमल्टेनियसली मूव कर रही हैं, दो बॉडीज साइमल्टेनियसली मूव कर रही है, मतलब हाथ को जब आप ऐसे करोगे तो ये वाला हाथ भी गर्म होगा ना, गर्म होगा, तो यह ये वाला जो दोनों मूव एक साथ कर रही हैं, तो यहां पर क्या है, आपका फ्रिक्शन जनरेट होता है, दिस नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां पर काइनेटिक एनर्जी बनती है, तो इसलिए बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फोर्स, इंपल्स, फ्रिक्शन। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका डेंसिटी। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी सिंपल सा होती है मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के अंदर कितना मास होता है, दैट इज नोन एज डेंसिटी। मास पर वॉल्यूम, इसकी यूनिट क्या होती है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। वॉल्यूम का, वॉल्यूम क्या होता है पता है, वॉल्यूम होता है जिसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। जिसके पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो लेंथ मीटर में मापते हैं, ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो 3 मीटर है, तो दैट इज नोन एज मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है केजी बाय मीटर क्यूब। आपको एक डेंसिटी का सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। अच्छा, खाना बना रहे हो सब, खुद खाना बनाते हो ना, बाजार भी खुद करते हो, करते हो, बढ़िया। अब एक चीज है जो आपके किचन में होता है, जो आपने कभी ख्याल नहीं किया होगा, कभी आप देखिएगा, एक आपने कटोरी लिया, ठीक है, मतलब एक बॉक्स जैसा लिया जहां पर सॉल्ट वॉल्ट रखते हैं, तो हमने एक बॉक्स लिया, ऐसे बॉक्स लिया। अब बॉक्स के अंदर आप क्या कर, नॉर्मली आप करते हैं, हम मसाला या फिर जो सॉल्ट है वो डालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सॉल्ट है डालना स्टार्ट करते हैं। तो बॉक्स के अंदर आप देखिएगा सॉल्ट डालते डालते, जिनके नहीं पता किचन हैक बता देता हूँ, सॉल्ट डालते डालते क्या होता है, जब भर जाता है सॉल्ट थोड़ा सा, उस कटोरे को ना ऐसे ठोकते हैं, थोड़ा सा ऐसे टक 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 करके ठोकते हैं। ठोकने से क्या होता है, सॉल्ट के लिए और जगह बनता है, ऐसे नीचे हो जाएगा, फिर से सॉल्ट डालो, फिर से ठोको, फिर से जगह बनेगा, फिर से सॉल्ट डालो, ऐसे ठोकते रहो। एक पॉइंट आएगा जहां पर और आप ठोकने से भी कोई फायदा नहीं है, पूरा सॉल्ट भर चुका है, पूरा सॉल्ट भर जाएगा। तो जब ये पूरा सॉल्ट भर जाएगा, पूरा सॉल्ट भर जाएगा, तो सिंपल सी बात क्या है, आपका जो कटोरा है, तो इसके पास क्या है, इसके पास आपका लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, एंड हाइट भी है ना, हाइट भी है। तो ये जो कटोरा है, ये कटोरा क्या होता है, ये कटोरा होता है आपका वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम के अंदर आप कितना सॉल्ट भर सकते हो, ऐसे ठोक के भरो, जैसे भरो ऐसे ठोक ठोक के कितना सॉल्ट भर सकते हो, तो इसके अंदर आप कितना सॉल्ट या कितना मास भर सकते हो, वही होती है डेंसिटी, सिंपल सी भाषा में। अगर आपने मास कम भरा है तो डेंसिटी कम है, मास
पूरा भर के भर दिया है, ज्यादा भरा है तो डेंसिटी ज्यादा है। जो आपके किचन में होता है वही चीज फिजिक्स है, बस किचन में जो होता है वही चीज फिजिक्स है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट कितना टाइम है? नेक्स्ट आता है आपका इलास्टिसिटी। ये वाला आज इलास्टिसिटी लास्ट देखेंगे, कल बाकी जो इसका पोर्शन है बाकी हम देख लेंगे। इलास्टिसिटी लास्ट देखेंगे। तो इलास्टिसिटी होता है टेंड टू रिगेन ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर स्ट्रेस। टेंड टू रिगेन ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर स्ट्रेस। सिंपल सा भाषा में क्या है, इलास्टिसिटी कहां पर यूज होती है? इलास्टिसिटी आपकी यूज होती है इन रबर्स, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। किसी के पास रबर है क्या? रबर बैंड दे सकते हो जल्दी, किसी के पास अगर है तो। अरे फट गया तो कोई, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फट गया तो मैं दे दूंगा खरीद के, डोंट वरी। हाँ थैंक यू। ओह इधर ही तो था। अच्छा अच्छा हो जाएगा हो जाएगा, इधर है, क्योंकि ये कॉस्टली लग रहा है मुझे, मजाक कर रहा हूँ। ये वाला ही तो है। चलो अगर आप लोग अच्छे से देख पाओगे तो देख लो, दिस इज रबर बैंड है ना, ये तो रबर बैंड है। अब इस रबर बैंड अगर मैं इसको खींच के छोड़ दूं तो फिर से ये क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आप वापस आ जाएगा। दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। ये तो सबको पता है। अब ये जो चीज है ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन। अब इसके ऊपर जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करूंगा, ये जो फोर्स अप्लाई होता है दिस इज नोन एज स्ट्रेस। और ये ओरिजिनल पोजीशन से ये कितना चेंज हुआ, ओरिजिनल पोजीशन से कितना चेंज होता है, दिस इज नोन एज स्ट्रेन। ठीक है, तो कितना ज्यादा हमने स्ट्रेस फोर्स अप्लाई किया, फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। और ये ओरिजिनल पोजीशन से कितना चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका स्ट्रेस और एक होता है आपका स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है, और स्ट्रेन क्या होता है, कितना पोजीशन चेंज हुआ है। ठीक है, पोजीशन कितना चेंज हुआ है। अब अगर यूनिट की बात करें तो सिंपल सी भाषा में अगर यूनिट की बात करें तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? तो स्ट्रेस का यूनिट क्या है कि हमने कितना फोर्स दे रहे हैं। अब एक चीज ख्याल करो, ये जो फोर्स मैं दे रहा हूं ये क्या पूरे सब जगह पर दे रहा हूं? सब जगह पर नहीं दे रहा, सिर्फ इन दो पॉइंट्स पे दे रहा हूं ना, इन दो पॉइंट्स पे दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि सब जगह पर दे रहा हूं, सिर्फ इन दो पॉइंट्स पे दे रहा हूं, लेकिन लग तो सब जगह पर रहा है। तो मैं फोर्स तो दे रहा हूं, कहां पर दे रहा हूं? जगह पर। लेकिन फिजिक्स में जगह नाम की चीज नहीं होती है। फिजिक्स में जगह नाम में क्या होता है? फिजिक्स में जगह में होता है एरिया। तो फोर्स क्या है? फोर्स होता है न्यूटन। ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन का क्या होता है? स्ट्रेन का होता है नो यूनिट। असली में नो यूनिट नहीं होता, मतलब दोनों यूनिट ही मीटर मीटर निकलते हैं, तो इसी वजह से कट जाता है बस। अच्छा, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, हुक्स लॉ। यहां पर एक लॉ आता है दिस नोन एज हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेन, दोनों सही, उल्टा भी सही है। स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, या उल्टा भी बोल सकते हो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आसान भाषा में क्या है? आसान भाषा में
जितना फोर्स अप्लाई करोगे ये उतना ही चेंज होगा। आसान भाषा में, अगर मैं थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करूं तो थोड़ा सा चेंज, लेकिन मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई करूं तो ज्यादा चेंज। तो क्या होता है, आप जितना स्ट्रेस दोगे उतना ही स्ट्रेन होगा। दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। ठीक है, इसमें बहुत सारे मॉड्यूलस होते हैं, लेकिन मॉड्यूलस आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर होता है आपका, ये वाला पोर्शन आज के लिए हम रखते हैं समाप्त में। कल बाकी जो चीजें हैं थोड़ा सा उसको देख लेंगे।